साहित्य निधि में प्रस्तुत है फणीश्वर नाथ रेणु जी का प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल का दूसरा खंड और अंतिम भाग 6। बालदेव जी रामकिशुन आश्रम बहुत दिनों बाद आए हैं। एकदम बदल गया है आश्रम, लोग भी बदल गए हैं। ये जो नया रसोई घर बना है ये आश्रम की ज़मीन में नहीं, कुबेर शाह की ज़मीन में है। अब तो आप जगह ज़मीन वाले आदमी हो गए। खाता खतियान नक्शा पर्चा देखना तो ज़रूर सीखे होंगे। जाइए, जाकर कचहरी में नकल निकास करवा कर देख लीजिए, समझे। फारबिसगंज के नवदुरिया नेता छोटन बाबू कहते हैं। छोटन बाबू, खाता खतियान नक्शा पर्चा देखकर हम क्या करेंगे? रामकिशुन बाबू के ज़माने में रामकिशुन बाबू का ज़माना रामकिशन बाबू के साथ चला गया। छोटन बाबू का टंडेल वोल्टियर अर्थात किसी नेता का व्यक्तिगत नौकर। मटरा भी बोलता है। ये कांग्रेस ऑफिस है, बाबा जी का मठ नहीं। बालदेव जी की अक्ल गुम हो रही है। चलिए बालदेव जी, गांगुली जी के यहाँ हम भी बहुत दिनों से नहीं गए हैं। दोरिक शर्मा आग्रह करते हैं। अभी मीटिंग जो है, बालदेव जी कहते हैं। अरे आप भी तो बालदेव जी सब दिन एक ही समान रह गए। मीटिंग में रहकर क्या कीजिएगा? फारबिसगंज वालों का कजिया फैसल होने वाला है। खुसै बाबू एक घोड़ा गाड़ी में भरकर कागज पत्तर, फाइल, रजिस्टर, वाउचर, डिप्लूकट अर्थात डुप्लीकेट और मुकदमों के कागज ले आए हैं। उधर फगुनी सिंध भी 100 आदमी को भंजा कर ले आए हैं। आज रात भर खूब धमाधम होगा। चलिए, क्या देखिएगा, रानी बेट खौकी का झगड़ा। बालदेव जी दौरिक शर्मा के साथ चले गए तो गूदर ने आंख टीप कर फिसफिसा के कहा, अरे गांगुली जी के यहाँ जाता है थोड़ो, जा रहा है तिरपित भंडार में। अभी बालदेव जी को चोट पर चढ़ाएगा, रसगुल्ला झाड़ेगा। छोटन बाबू कहते हैं, अमीन बाबू से कहना होगा, मेरी गंज में अब बालदेव से काम नहीं चलेगा। चक सेंटर को चौपट कर दिया, घर घर में सोशलिस्ट घर घराने लगे। अभी तो सब डकैती केस में अरेस्ट हैं। उस गांव का डॉक्टर कम्युनिस्ट था, वो भी अरेस्ट है। उसको तो हम ही ने अरेस्ट कराया। कटहा का नया दरोगा हमारा क्लास फ्रेंड है। कल डॉक्टर से भेंट किए या नहीं? कमला की माँ पति से पूछती है। हाँ, रात में तो सुना ही नहीं सका, बड़ा झंझट का काम है। दरखास्त दिया तो पूछा कि डॉक्टर आपके कौन हैं। अब मैं क्या जवाब दूँ? कहा कोई नहीं, बस नामंजूर कर दिया दरखास्त। किरानी बाबू बड़े भले आदमी थे। वे बोले कि डॉक्टर साहब नज़रबंद हैं, इसलिए वे सिर्फ माँ बाप, स्त्री और बहन से ही खत किताबत कर सकते या मिल सकते हैं। क्या कानून है? बहन को चिट्ठी दे सकते हैं, बहनोई को नहीं। स्त्री से भेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ में ससुर रहे तो बेचारा अपने जमाई का मुंह भी नहीं देख सकता। तहसीलदार साहब मुंह धोकर बगल की कोठरी में जाते जाते कहते हैं, प्यारू वहीं पूर्णिया में ही रहता है, एक होटल में खाता पीता है। जेल के अंदर से ही डॉक्टर ने गणेश का इंतजाम कर दिया है, बर्मो समाज मंदिर में। हर महीने दस्तखत करके चिक भेज देता है डॉक्टर। प्यारू और गणेश के नाम से अलग अलग चिक देता है। जो भी कहो, आदमी बहुत अच्छा है ये डॉक्टर। प्यारू कहता था, एक दिन वो दूध के ठेकेदार के साथ अंदर चला गया। अंदर जाकर फाटक के पास ही डॉक्टर साहब से भेंट हो गई। डॉक्टर साहब जेल ऑफिस में आ रहे थे। प्यारू को देखकर अचकचा गए डॉक्टर साहब। फिर कहा, क्यों आए? प्यारू ने कुछ जवाब नहीं दिया तो पूछा, मेरी गंज से कब आए हो? कमला कैसी है? हैं? पूछा, डॉक्टर ने पूछा था। प्यारू ने क्या जवाब दिया? कमला की माँ एक ही सांस में उतावली होकर पूछती है। न जाने क्या बता दिया उसने। नहीं, प्यारू बेवकूफ़ नहीं है। जवाब दिया, अच्छी है, आपका फ़ोटो ले गई है, रोज़ सुबह उठकर देखती है। अच्छा, कहा उसने? कितना होशियार है प्यारू। आहा, भगवान भी कैसे हैं, कोई नहीं है बेचारे को। तब डॉक्टर ने क्या कहा? कहता था, हंसते हंसते चले गए। तहसीलदार साहब ने मुंह में पान डाल लिया। अब बात फुरा गई। किसी जवान स्त्री को देखते बालदेव जी को झट लक्ष्मी की याद आ जाती है। मन ही मन सोचते हैं, यदि थोड़ी देर गांगुली जी के यहाँ और हो जाती तो आज शर्मा जी आने नहीं देते। चलते चलते शर्मा जी ने आखिर दिल लगी कर ही लिया। अच्छा तो बालदेव जाओ, हम बेवकूफ़ हैं जो तुमको रोकेंगे। तुमको यहाँ रोक लें और उधर तुम्हारी कोठारिन किसी से सत्संग करने लगें तो हुआ। हाँ, माफ़ मत करना। अच्छा तो जय हिंद। जय हिंद बालदेव जी।
कौन, खलासी जी? कहिए क्या हाल है? हम तो अभी आ रहे हैं मेरीगंज से। जाइए, रौथट स्टेशन में आपकी बैलगाड़ी लगी हुई है। गए थे रोकसती मतलब रुखसत कराने के लिए। आज 10 दिन के बाद लौटे हैं। हमारा जनाना को गर्म हवा मतलब भूत प्रेत का हवा लग गया था। झाड़ फूंक कर साथ लेते आए हैं। आहा, आज 10 बजे हम आपके आश्रम के तरफ गए थे एक जड़ी खोजने के लिए। आश्रम देखकर मन होता था कि यहाँ से कहीं नहीं जाएं। आप तो थे नहीं, कोठारिन जी थीं। साहेब बनगी किया, सुपाड़ी कसेली खाया। एक नवतुरिया साधु जी इतना बढ़िया गा गा कर बीजक पढ़ रहे थे कि जी होता था बैठे रहें। अच्छा तो जय हिंद। नवतुरिया साधु काशी जी का विद्यार्थी जी है। महंत सेवादास के समय से ही मठ पर आता है। साल 2 साल के बाद महंत साहब जाने के समय धोती चादर किताब का दाम और राह खर्चा दे देते थे। मोती के जैसा अक्षर लिखता है। लक्ष्मी ने जो बीजक दिया था बालदेव जी को, इसी विद्यार्थी जी का लिखा हुआ था। इस बार आए हैं तो कहते हैं कि मठ पर जी नहीं लगता है, लेकिन लक्ष्मी तो अब मठ की कोठारिन नहीं, एक भले घर की स्त्री है। जब मैं घर में नहीं था तो वो क्यों गया? आखिर लोग क्या सोचते होंगे? नहीं, ये अच्छी बात नहीं। लक्ष्मी को समझा देना होगा। बालदेव जी की मौसी रोज़ सुबह ही उनके आश्रम के सामने आकर बैठ जाती हैं और गिन गिन कर गालियाँ सुना जाती हैं। अरे भकुआ रे, यही दिन के लिए पाल पोस कितना बड़ा किया था रे। मूड़ी कटौना रे, लक्ष्मणिया ने तो तुमको मोखा की माटी मतलब बस में करने का एक टोना खिलाकर बस में कर लिया है, भेड़ा बनाकर रख लिया है। रे बेलज्जा, मोटकी घुमसी की सूरत पर कैसे भूल गया रे। और लक्ष्मी कभी सेर भर चावल, पाव भर दाल अथवा गेहूँ आलू वगैरह देकर उसे विदा करती है। एक पहर सांझ हो गई है, सर्दी काफ़ी पड़ने लगी है अब। बालदेव जी चादर से कान को ढक लेते हैं, लेकिन कान तो गर्म है। विद्यार्थी जी, अरे हाँ हाँ ठहर साला, आदमी देखकर भी भड़कता है। गाड़ीवान ने बैलों को रोकते हुए पुकारा। गोसाई जी उठिए, आ गए घर। बालदेव जी जगे ही हुए हैं। उठते ही दूर पेड़ की छाया में किसी को जाते देखते हैं। ओ, विद्यार्थी जी अभी जा रहे हैं, इसीलिए बैल भड़के थे। साहेब बंदगी, लक्ष्मी पैर छूकर साहेब बंदगी करती है। बालदेव जी मिनमिना कर कुछ कहते हैं और सीधे अपनी आस्तीन पर चले जाते हैं। मेरा कंबल कौन उड़ा था? बालदेव जी बिछावन पर पड़े हुए कंबल को नाक से कोड़ कर देखते और पूछते हैं, मेरा कंबल क्यों उड़ा था वो? कौन? और कौन, मालूम होता है सपना देखती हो। बालदेव जी का माथा गर्म है। रामफल, तुम लोग खा लो, हमको भूख नहीं, हम नहीं खाएंगे। बालदेव जोर जोर से कंबल झाड़ते हुए कहते हैं, दुनिया भर का आदमी आकर आसन पर सोएगा। लक्ष्मी कई दिनों से देखती है। बालदेव जी बात बात पर बिगड़ जाते हैं। वो आकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। आसन झाड़ा हुआ है। विद्यार्थी जी तो उसारे पर बैठे थे। क्यों उसारे पर क्यों थे? घर में क्यों नहीं बैठते हैं विद्यार्थी जी? सूने घर में जैसा घर वैसा उसारा। बालदेव जी के होंठ फड़क उठते हैं। विद्यार्थी जी आते हैं सत्संग करने के लिए। हाँ हाँ, खूब समझते हैं सत्संग, सत्संग। बालदेव जी घृणा से मुंह सिकोड़ लेते हैं। न जाने क्यों आज सत्संग सुनते ही उनके देह में झरक सी लगती है। छोटन बाबू ने कहा था सत्संग कर रहे हैं। तोरिक शर्मा ने आखिर कह दिया, कोठारिन किसी के साथ सत्संग। सत्संग ही करना है तो उनकी आसनी यहाँ लगा दो, दिन रात खूब सत्संग करती रहना। बालदेव जी होंठ को टेढ़ा करके एक अजीब मुद्रा बनाकर हाथ चमकाकर कहते हैं, सत्संग। गुसाई साहब, लक्ष्मी के भी नथने भड़क उठते हैं। ऐसा क्यों बकते हैं? तुम हमको टिरकबाजी दिखाती हो, हम सब समझते हैं। क्या समझते हैं? बाहें क्यों मरोड़ती हो लक्ष्मी? मारपीट करेगी क्या? गुस्सा से थरथर कांपती है। बोलिए, क्या समझते हैं? रंडी समझ लिया है क्या? ठीक ही कहा है, जानवर की मुंडी को पीसने से गले की फांसी छुड़ाता है, मगर आदमी की मुंडी? हम तुम्हारे पालतू कुत्ता नहीं हैं। हम अभी चंदन पट्टी चले जाएंगे, अभी। बालदेव जी उठकर खड़े होते हैं। गुस्सा मत होइए गोसाई साहब, क्रोध पाप को मूल, जाते जाते देह में अकलंग मतलब कलंक लगाकर मत जाइए। बालदेव जी कुछ सोचकर बैठ जाते हैं। लक्ष्मी के देह से गंध निकलती है। चुपचाप लक्ष्मी की ओर देखते हैं वो। लक्ष्मी चुपचाप किवाड़ के सहारे खड़ी आंसू पोंछते हुए सिसकती है, मेरी तकदीर ही खराब है। लक्ष्मी रो रही है।
बालदेव जी का गुस्सा धीरे धीरे उतर जाता है। वो उठते हैं, लक्ष्मी के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, रो मत, तुम पर भला संदेह करेंगे, रो मत। लेकिन तुमको अब खुद समझना चाहिए कि तुम मठ की कोठारिन नहीं, मेरी स्त्री हो। लोग क्या कहेंगे? लक्ष्मी बालदेव जी के पांव पर गिर पड़ती है। क्षमा प्रभु, दासी का अपराध। छी छी लक्ष्मी, उठो, चलो, भूख लगी है। डॉक्टर नज़रबंद है। जेल अस्पताल के एक सेल में उसे रखा गया है। हर सप्ताह कोई ना कोई ऑफिसर आकर उसे घंटों परेशान करता है, तरह तरह के प्रश्न पूछता है। चलित्तर कर्मकार के दल से डॉक्टर का कोई संबंध प्रमाणित करने के लिए पुलिस जी तोड़ परिश्रम कर रही है। आप जानते हैं चलित्तर कर्मकार किस पार्टी का मेंबर है? जी नहीं, मैंने चलित्तर कर्मकार का नाम भी नहीं सुना। नहीं सुना? जिले भर के बच्चे तक तो जानते हैं। डॉक्टर कहता है कि उसने चलित्तर का नाम भी नहीं सुना। कैसे विश्वास किया जाए? विराट नगर के बड़े हाकिम ने लिखा है, डॉक्टर नेपाल की प्रजा नहीं। बंगाल वालों का जवाब आया है, बंगाल से उसका कोई संबंध नहीं। तो आखिर कहाँ का आदमी है? पुरानी फाइलों को उलटने से बातें और भी उलझ जाती हैं। अजीब झंझट है। उधर विधानसभा में सवाल पूछा गया है, डॉक्टर को क्यों नज़रबंद किया गया है? बड़ी मुश्किल है। एसपी साहब बहुत बड़े आदमी हैं, कटहा के छोटे दारोगा को गरिया कर ठीक कर दिया है। जेल में दाखिल होने के बाद डॉक्टर को लगा इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। जेल, अस्पताल का ये सेल। कमला की याद आते ही जेल की सारी कुरूपताएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। कालीचरण, वासुदेव वगैरह डकैती केस में फंसकर आए हैं। वासुदेव, सुंदर और सोमा की बात नहीं जानता, लेकिन कालीचरण? विश्वास नहीं होता, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की अब 5 उंगलियां घी में होंगी, लेकिन यह अन्याय कितने दिनों तक चलेगा? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने एक दिन हंसकर कहा था, जिस दिन धनी जमींदार, सेठ और मिल वालों को लोग राह चलते कोढ़ी और पागल समझने लगेंगे, उसी दिन असल सुराज हो जाएगा। आप कहते हैं कि ऐसा जमाना आवेगा? अब जमाना आवेगा तो हमारी संपत्ति छीनी जाएगी ही, और अभी संपत्ति बटोरने पर तो कोई प्रतिबंध नहीं, तो फिर क्यों बैठा रहूं? तहसीलदार साहब भी अजीब आदमी हैं, लेकिन वो जेल से छूटकर मेरीगंज ही जाएगा। और कहाँ जाएगा वो? नेपाल? नेपाल के लोगों ने नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। नहीं, राजनीति में वो नहीं जाएगा। वो राजनीति के काबिल नहीं। एक बार ममता ने बातें करते हुए राजनीति की तुलना डाइन से की थी। डाइन। मौसी को लोगों ने मार ही डाला। मौसी, गणेश, कमला, लाख चेष्टा करने पर भी उसकी सूरत आंखों के आगे आ ही जाती है। डॉक्टर साहब? असिस्टेंट जेलर साहब आए हैं। ब्रह्म समाज मंदिर के सेक्रेटरी आए हैं। आपका भांजा बीमार है, आपसे उसके इलाज के बारे में कुछ सलाह लेने आए हैं। जेलर साहब आपको बुला रहे हैं। ओह, चलिए। 1.5 महीने से कालीचरण जेल में है। वासुदेव, सुंदर, जगदेवा, सोमा और सोनमा सब एक ही केस में नत्थी हैं। इस बीच 1 तारीख को कचहरी के मजिस्ट्री इजलास में हाजिरी हुई है। एक गाड़ी मिलिट्री आगे और एक गाड़ी पीछे, सभी को हथकड़ी और बेड़ी डालकर कचहरी लाया गया था। उस दिन कालीचरण की निगाह पुलिस की लारी से जितनी दूर जा सकती थी, जेल की 4 दीवारी पर थी। कचहरी की हाजत में पेशाब की गंध इतनी तेज क्यों होती है? कालीचरण की निगाह सेक्रेटरी साहब पर पड़ी, उनसे आंखें भी मिली। कालीचरण का चेहरा खिल गया। 3 महीनों से जिसकी सूरत आंखों के आगे नाच रही थी, सेक्रेटरी साहब, कृष्णकांत मिश्र जी। कालीचरण ने चिल्लाकर कहा, जय हिंद कामरेड। सेक्रेटरी साहब ने तुरंत कनपट्टी इस तरह फेर ली मानो कान के पास मधुमक्खी ने अचानक काट लिया हो। फिर उसी तरह गर्दन टेढ़ी किए आगे बढ़ते गए। कालीचरण को सिपाही ने डांट दिया, का हो ससुरे, बिना हंटर के बात न बन। उधर सेक्रेटरी साहब कांटे वाले तार के घेरे में फंसते फंसते बचे। एक मुहा होकर जो चलेगा वो कांटे में तो जरूर फंसेगा। तिस पर इधर सिपाही जी ने कालीचरण को डांटा। सुनरा तो खिलखिलाकर हंस पड़ा, लेकिन इसमें सेक्रेटरी साहब का क्या कसूर? चोर डकैतों से सभी भले लोगों को दूर रहना चाहिए। वसुदेव, सुनरा, सोमा, सनिचरा वगैरह आखिर डकैत ही तो हैं, और सेक्रेटरी साहब उसे भी डकैत समझ रहे हैं। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। लेकिन आज मांस का दिन है। जाड़े के समय सप्ताह में एक शाम कैदियों को मांस मिलता है। शाम को बैष्णव और साखट को खिलाते खिलाते काफ़ी अंधेरा हो जाता है। अस्पताल के पिछवाड़े के वार्डर साहब मांस जुगाड़ करने के लिए चले जाते हैं। आज कोशिश करके देखना चाहिए।
कालीचरण ने फैसला कर लिया है, यदि मौका मिला तो वो जरूर कोशिश करेगा। हाँ, वो भागेगा, और कोई उपाय नहीं। उसने सब पता लगा लिया है। जेल से भागने की सज़ा सिर्फ 6 महीना है। डंडा बेड़ी और लाल टोपी पहननी पड़ेगी। लोग कहेंगे ललटोपिया, और क्या। लाल रंग खराब तो नहीं। सेक्रेटरी साहब और धर्मपुरी जी से मिलकर वो बात करना चाहता है। उसके बाद उसे फांसी सूली जो भी मिले वो खुशी खुशी झेल लेगा। पार्टी की इतनी बड़ी बदनामी करा के वो जीकर ही क्या करेगा। वासुदेव और सोमा की मदद लेनी ही होगी। एक बार मिल तो जाए, वो पटिया लेगा। गोटी बैठ गई। सोमा और वासुदेव को कालीचरण ने पटिया लिया है, अस्पताल के पिछवाड़े में। ठीक है, अस्पताल के पिछवाड़े में दीवार की छाया में वासुदेव और सोमा ही हैं। ठीक है, दोनों ने कंधे की ओर इशारा किया। सब ठीक। हद तेरे की। कालीचरण गिर पड़ा। तब वासुदेव और सोमा कंधा से कंधा भिड़ाकर खड़े हुए हैं। ठीक है, जरा सा और, बस 4 अंगुल। वासुदेव और सोमा के कंधों पर कालीचरण जरा उचकता है। दोनों के कंधों पर भार जरा हल्का मालूम होता है। ठीक है, भागो। भागा भागा। टू टू। जेल अस्पताल के पिछवाड़े से सिपाही सीटी फूंकता है। टू। बहुत सी सीटी की मिली हुई आवाज़। ढन ढल ढनांग ढनांग। जेल फाटक का बड़ा घंटा घनघना उठा। कालीचरण 5 मिनट तक जेल के बाहर दीवार के पास जमीन पर बेसुध पड़ा रहा। सीटी और घंटे की आवाज़ ने उसे सजीव कर दिया। नहीं, ज़्यादा चोट नहीं आई है, सिर्फ कमर में मोच आ गई है। ढनांग ढनांग। जेल का घंटा घनघना रहा है। वो भागता है। फड़र, एक साथ कई बंदूकें गरज उठी। अंधेरे में कुछ सूझता भी तो नहीं। एक घड़ी रात भी नहीं हुई है। ओस से धरती पच पच करती है। पैर फिसल जाते हैं। फर्रर, सामने दार्जिलिंग रोड पर 5-7 मिलिट्री लारियां दौड़ रही हैं। कालीचरण पांचू बाबू वकील के घर के पिछवाड़े की झाड़ी में छिपकर हाँफता है। सड़क कैसे टपा जाए, किधर से जाना ठीक होगा। दाहिने ओर भी लोग हल्ला करने लगे हैं। पास की गली होकर घुड़सवार लोग जा रहे हैं। कालीचरण तय करता है सामने बसवाड़ी पार करके मोबरली साहब की पुरानी कोठी के बगल से ही जाना ठीक होगा। अब देर नहीं करनी चाहिए। मोबरली साहब की कोठी के पास कालीचरण को ऐसा लगा कि पीछे से कोई टार्च मार रहा है। बस, हाँ, थोड़ी देर यहाँ सुस्ताकर टार्च वाले को देखकर फिर एक दुल्की, एक जूम, मतलब खुराक। खैनी दिन में ही उसने चुरा कर कपड़े की खूंट में बांध ली थी। बहुत मौके पर अभी उस पर हाथ पड़ गया। खैनी खाकर वो झरबेरी की झाड़ी से निकलकर साफ मैदान की ओर आता है। वहाँ है टार्च की रोशनी। बाप, एकदम पास ही। कालीचरण भागता है। टार्च की तेज रोशनी उसकी पीछा कर रही है और फिर जंगल की निस्तब्धता को भंग करके राइफल की आवाज़ गूंज उठती है। फड़र। जंगल, झाड़, कांस, कुट और अड्डा खाई को टापता हुआ कालीचरण भाग रहा है। जंगल की लत्ती पैर छान देती है, मगर वो झाड़ देता है। जांग में लगता है खरोंच लग गई। पार्टी ऑफिस के पिछवाड़े में जो घना जंगल है, वहाँ पहुंचकर उसे लगा वो निरापद है। अरे ये तो खोज नहीं, अरे बाप, इतना खून। आधा बित्ता मांस उधेड़ दिया है। खलरा लटक गया है। वो गोली लगी है शायद। खून बंद नहीं हो रहा है। कौन? कालीचरण। ऑफिस सेक्रेटरी राजबल्ली जी किवाड़ खोलकर सचमुच अवाक हो गए। जीप की नोक पर गोली चढ़ी ही नहीं। रो, कौन? कालीचरण। सेक्रेटरी साहब भी फड़फड़ा कर कमरे से बाहर आते हैं। ओ कालीचरण, तुम हो? इसीलिए शहर में इतना हल्ला हो रहा है, जेल से भाग आए हो? जी, लगता है जांग में गोली लग गई है। तुम्हारे कलेजे पर गोली दागी जानी चाहिए, डकैत, बदमाश। सेक्रेटरी साहब, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। सुन लीजिए, माँ कसम, गुरु कसम, देवता क्रिया, उस रात को हम यहीं जिला पार्टी के ऑफिस में थे। राजबल्ली जी, आपको बकौच लग गया है। किवाड़ बंद कीजिए, हटाइए इसे। बाबू, मेहरबानी करो, चले जाओ, नहीं तो। आप हल्ला काहे करते हैं? आप अंदर जाइए। राजबल्ली जी मौन भंग करते हैं। कालीचरण पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा है। मोबरली साहब की कोठी की ओर धड़ाधड़ फायर हो रहे हैं। फडर। साथी राजबल्ली जी, सेक्रेटरी साहब को समझा दीजिएगा, मेरा कोई कसूर नहीं। कालीचरण हिलता है। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद अब तो चला भी नहीं जा रहा है। वो दोनों पाँवों को बारी बारी से झाड़ता है, फिर बगल के जंगल में चला जाता है।
अब वो पुरानी धोती के खूंट को चीरकर घाव को बांधते हुए सोचता है, अब चलित्तर कर्मकार ने कहा था, गाढ़े विपद में खबर करना, याद करना। चलित्तर कर्मकार, सीताराम सीताराम। ओ बावनदास जी आइए, लक्ष्मी मोड़ा देती है। बालदेव जी कहाँ हैं? आइए साहब बंदगी, जय हिंद। बालदेव जी आ गए। जय हिंद। बावन दास को देखकर डर लगता है, एकदम सूख कर कांटा हो गए हैं। बाल इतना ज़्यादा कैसे पक गया? ओ आज टोपी नहीं पहने हैं इसलिए। आवाज़ भी बदल गई है। बालदेव जी कहते हैं, आप तो अब यहाँ रहते ही नहीं हैं। अच्छा हुआ आप भी आ गए, हम अकेले। नहीं बालदेव जी, हम रहेंगे नहीं, हम जरूरी काम से जा रहे हैं। सोचा एक बार आप लोगों से भेंट करते चलें। हम तुरंत अभी चले जाएंगे। अच्छा उधर का क्या हाल चाल है, सुनाइए। हाल क्या सुनिएगा, आप सुनना सुनाना क्या है। बेलेक्पी कल मर गया। शिवनाथ बाबू आए हैं पटना से। शशांक जी पराती अर्थात प्रांतीय सभापति हो गए हैं, वो भी पटना में ही रहेंगे। सब आदमी अब पटना में ही रहेंगे। मेले अर्थात एमएलए लोग तो हमेशा वहीं रहते हैं। सुराज मिल गया, अब क्या है, छोटन बाबू का राज है। एक कोरी बेमान ब्लैक मार्केटी के साथ कचहरी में घूमते रहते हैं, हाकिमों के यहाँ दांत खिटकाते रह फिरते हैं। सब चौपट हो गया। बावन दास कहते कहते रुक जाता है। छोटन बाबू की बात मत पूछिए, अब तो घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए हैं। नहीं बालदेव, छोटन बाबू जैसे लोगों की बात जाने दो। ये बीमारी ऊपर से आई है, ये पटनिया रोग है। अब तो और धूमधाम से फैलेगा। भूमिहार, राजपूत, कैथ, जादव, हरिजन सब लड़ रहे हैं। अगले चुनाव में तिगुना एमएलए चुने जाएंगे। किसका आदमी ज़्यादा चुना जाए, इसी की लड़ाई है। यदि राजपूत पार्टी के लोग ज़्यादा आए तो सबसे बड़ा मंत्री भी राजपूत ही होगा। परसों बात हो रही थी आश्रम में। बावन दास विचित्र हंसी हंसता है। ऐसी हंसी तो कभी नहीं देखी, बालदेव जी ने भी नहीं। बावन दास लुढ़कता हुआ जा रहा है। सोबरन का कटा कुत्ता खिटखिटा कर भूखते हुए उस पर टूटता है, लेकिन बावन दास उधर देखता तक नहीं। कुत्ता भी आश्चर्य से चुप हो जाता है, जरा सा धित धित भी नहीं किया। कैसा आदमी है? कुत्ता बावन दास के पीछे पीछे दुम हिलाते मिट्टी सूंघते कुछ दूर तक जाता है। बावन दास जी का मन एकदम फट गया है, लक्ष्मी कहती है। बालदेव जी कहते हैं, अरे मन फटेगा क्या, थोड़ा ढंग भी करता है। गांगुली जी चिट्ठी लेकर क्या करेंगे? दूसरे की चिट्ठी भले लोग नहीं पढ़ते हैं, दोख होता है। कोदलिया स्टेशन पर गाड़ी में बैठकर बावनदास को लगता है वो कोई तीर्थ करने जा रहा है। बहुत दिनों से उसके मन में लालसा है, एक बार जगन्नाथ जी जाने की। केदारनाथ बद्रिकानाथ हो गया है। उसकी आंखों के आगे जगन्नाथ का पट, छाता और छड़ी लिए तीरथ से लौटे हुए बावनदास की मूर्ति आ खड़ी होती है। जगन्नथिया रो भाई, बाबा रो बिराजे उड़िया देश में। एक यात्री ने कहा, अरे माघ महीना में कौन जगन्नाथ लौटा है भाई? दूसरे ने कहा, बावन गुसाई जी। कलीमुद्दीनपुर की ओर जा रहा है बावन। कलीमुद्दीनपुर पाकिस्तान में जाते जाते बच गया। एक बार हल्ला हुआ कि हिंदुस्तान में रहेगा, दूसरी बार हल्ला हुआ कि पाकिस्तान में। सुनते हैं पाकिस्तान वाले कहते थे कि गांव का नाम इस्लामी है, इसीलिए हमको। क्या बच्चों जैसी बुद्धि। सीताराम सीताराम। बावन दास जल्दी जल्दी डेग बढ़ाता है। आज जैसे हो शाम तक उसे पहुंचना ही है एक जगह। उस जगह का नाम भी अभी वो अपने मन में नहीं लाएगा। चलते चलते वो कभी कभी रुककर सांसें लेता है। बहुत देर तक रोने पर बच्चे जिस तरह सांसें लेते हैं उसी तरह। बावन की झोली में खंजड़ी है। खंजड़ी में लगी हुई झुनकी उसकी गति को एक लय में बांध रही है। किन 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 किन। खेतों की मेड़ों पर, मैदानों में, सड़कों पर, ऊंची नीची जमीन पर उसके चरण पड़ते हैं। मंजिल करीब है। अब किन 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 किन। और थोड़ी दूर, और आधा कोस। किन किन। जय महात्मा जी, जय बापू माँ। माँ धन हो प्रभु, एक परीक्षा से तो पार करा दिया प्रभु। बस यही, इसी साड़ के नीचे, इसी कच्ची लीक के पास डाल दो डेरा रे मन। नागर नदी के किनारे नागर के एक बहुत बड़ा गवाह बनाया है दोनों देश वालों ने। नागर नदी ही सीमा रेखा है। एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा किनारा पाकिस्तान। इस पार हिंदुस्तान, दूसरी ओर पाकिस्तान। नागर 12 मास बहती है।
सूखती नहीं कभी, शायद इसीलिए। रामदंडी माथा पर आ गया। माघ की ठिठुराती हुई सर्दी, पछिया हवा भी चलती है। लगता है आज की रात बद्रीनाथ की तरह यहाँ भी बर्फ गिरेगा। रामदंडी सिर पर आ गया। बावन निराश नहीं होता है। जब तक सूरज नहीं उगेगा वो टलेगा नहीं। बात ही कुछ ऐसी है। यदि इस रास्ते से नहीं आई गाड़ी तो वो दूर किसी गांव की रोशनी को देखता है। दोनों हाथों को मलकर गर्म हो लेता है। हाँ, गाड़ियाँ आवेंगी, 50 गाड़ियाँ, कपड़े और चीनी और सीमेंट से लदी हुई गाड़ियाँ। जिसने खबर दी है उसे, उसका नाम वो जान जाने पर भी नहीं खोलेगा। बावन ने गांधी जी की कसम खाई है। बेचारा गरीब, उसकी नौकरी चली जाएगी। कटाह के दुलार चंद कापरा, वही जुआ कंपनी वाला जिसकी जुए की दुकान पर नेबीलाल, भोला बाबू और बावन ने फारबिसगंज मेला में पिकेटिंग किया था। जुआ भी नहीं, एकदम पॉकेट काट खेला करता था और मोरंगिया लड़कियों, मोरंगिया दारू गांजा का कारोबार करता था। आज कठा थाना कांग्रेस का सेक्रेटरी है। उसी की गाड़ियां हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर और कहाँ थाना के दारोगा, और यहाँ कलीमुद्दीपुर के नाका वाले हवलदार मिलाकर 8 आना, और उधर दुलारचंद कापरा रकम 8 आना। गाड़ियाँ सदर चालू सड़क से नहीं जाएंगी। चोर पेंडा मतलब चोर रास्ता होकर, चोर घाट होकर पार करेंगी। फिर उधर के व्यापारी को उस पार पहुंचा देगा। उधर के हाकिम हुक्कामों को भी इस तरह हिस्सा मिलेगा। लाखों रुपया का कारोबार है। वे आ गईं। हाँ गाड़ियाँ, कच्ची लोक में पहियों की आवाज़। हाँ गाड़ी ही है। वो झोली को कंधे से लटकाकर खड़ा हो जाता है। नदी किनारे कोई पखेरू बोला, टे टे टेक किन। खिजड़ी की झुनकी जरा झनकी। भगवान, महात्मा जी, बापू, माँ, मुझे बुला लो अपने पास। क्या करूँगा इस दुनिया में रहकर, धर्म नहीं बचेगा। गाड़ियाँ आ गईं एकदम करीब। अरे बाबा रे, भूत। अगला गाड़ीवान डरा और दबी आवाज़ में अपने साथी से कहता है, भूत। छीं। बैल भड़कते हैं। कचकचा कर गाड़ियाँ रुक जाती हैं। सीताराम सीताराम। कलीमुद्दीनपुर नाका के सिपाही जी आगे बढ़कर आते हैं। खकार कर पूछते हैं, कौन है? बगल की झाड़ी से सामने आकर बावन ने कहा, हम हैं सेवक बावन दास। बावन दास? सिपाही जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस आदमी को वो सन 30 से ही जानता है। चांद डरे, सूरज डरे। सिपाही जी मुरैठा की पूछड़ी से मुंह छिपाते हैं। बावन दास हंसकर कहता है, मुंह क्यों छिपाते हैं राम बुझावन सिंह जी? आज खुलकर खेला होना चाहिए, मुंह मत छिपाइए। दास जी, हमारा क्या कसूर, आप तो जानते ही हैं। सिंह जी, बातचीत कुछ नहीं, गाड़ियाँ जाएंगी खगड़ा, लौटाइए। गाड़ी त न लौटी। लौटी न तक ठाड़ रही। 2500 रुपये हिस्से में मिल चुके हैं राम भुजावन सिंह को, क्या किया जाए? दास जी ठहरिए, हम तुरंत आते हैं। अच्छी बात, ले जाइए, आज जो लोग पर्दे में हैं जाइए। कलीमुद्दीनपुर में एक होटल बंगला अर्थात हाल्टिंग बंगला है। हाकिम हुक्काम लोग बराबर आते रहते हैं। बांस फूस का बड़ा सा चौखड़ा है गांव के एकदम बाहर। होटल बंगला में सप्लाई इंस्पेक्टर दुलार सिंह कापरा और कलीमुद्दीनपुर के हवलदार साहब टेबल के चारों ओर बैठकर मोरंगिया माल पी रहे हैं। कलीमुद्दीनपुर होटल बंगला के बेरसपतिया बावर्ची के हाथ का मुर्ग मुसल्लम जिसने खाया, उसी ने जी खोल कर बख्शीश दिया। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब गिलास में चुस्की लगाते हुए मुस्कुराते हैं। अरे धत, इस मुर्ग मुसल्लम से गर्मी थोड़े आवेगी। हवलदार साहब, अरे कोई 2 टांग वाली मुर्गी। दुलार चंद कापरा कहता है, ऐसा जानता तो कटहा से ही 2 रिफ्यूजनी को उठा लाते। सब मजा किरकिरा कर दिया। कड़कड़ कड़कड़क सप्लाई इंस्पेक्टर चतुरानंद सिंह जी मुर्गी की टांग चबाते हैं। कड़कड़ कड़क बाहर साइकिल की आवाज़ होती है। कौन? सलाम, हम राम भुजावन सिंह। क्या हाल है? सब चौपट। बावन दास आए? बावन दास कहाँ? सभी गुम हो गए। बेरसपतिया बावर्ची इशारे से कहता है हवलदार साहब को, मिल सकती है मुर्गी, मगर रुककर दोनों हाथों की उंगलियां दिखलाता है। हवलदार साहब कहते हैं, अच्छा अभी ठहरो, तुम बाहर जाओ। क्या हो अब? सभी एक साथ लंबी सांस लेते हैं। अकेला है या? एकदम अकेला। मगर इसका मतलब जानते हैं? दुलार चंद जी, कापरा जी। सबकी निगाहें मिलती हैं आपस में। दुलार चंद गिलास में बोतल से शराब ढालकर गटगटा कर पी जाता है। सभी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं।
मैं पंजाबी हूँ जी, मगर आगे आप लोग जानो, मैं अपना फ़र्ज अदा करने जाता हूँ। सिट सिट कर पछिया हवा चल रही है। हवलदार साहब साइकिल का पैडल चलाते हुए कहते हैं, कापरा जी, आसपास के गांव वालों को डर जरा भी मत कीजिए। ऐलान किया हुआ है कि सरहद के आसपास रात बेरात जो निकलेगा उसे गोली लग सकती है। बावनदास ठीक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा है बीच लीक पर। दुलारचंद कापरा देखता है। हाँ, बावन ही तो है। कौन? कापरा जी, गाड़ी के पीछे से क्या झांकते हैं, सामने आइए। बावनदास हंसता है। बावन, रास्ता छोड़ दो, गाड़ी पास होने दो। आइए सामने, पास कराइए गाड़ी। आप भी कांग्रेस के मेंबर हैं और हम भी। खाता खुला है, अपना अपना हिसाब किताब लिखाइए। आज के इस पवित्र दिन को हम कलंक नहीं लगने देंगे। कापरा जानता है इससे माथापच्ची करना बेकार है। वो हवलदार के कान में कुछ कहता है, फिर पुकारता है, स्प्रिंग खां कहाँ हैं? ये स्प्रिंग खां कापरा का अपना आदमी, नाम फर्जी है। एक गाड़ी पर से उतरता है, फिर चुपचाप अगली गाड़ी पर जाकर बैठ जाता है। बावन दास, मान जाओ। लेकिन बावन दास कुछ नहीं बोला। हाँको जी गाड़ी, स्प्रिंग खां। गाड़ी में जुते हुए दोनों जानवर अचरज से चौंक पड़ते हैं, भड़कते हैं, छ्यूं छ्यूं नाक से आवाज़ करके आगे बढ़ने से इनकार करते हैं। कापरा एक बैल की पूंछ पकड़कर ऐंठता है। हड्डी पट से बोली, मगर बैलों ने लीक छोड़ दिया और गाड़ी को बगल की ओर से लेकर भागे। दूसरी गाड़ी, एक एक बैल को हवलदार और दूसरे को कापरा पूंछ मरोड़कर आगे बढ़ाते हैं। गाड़ीवान अवाक होकर हाथ में रास थामे हुए है। ये क्या हो रहा है? बैलगाड़ी पास हो गई, पास हो रही है। बावनदास बीच लीक पर खड़ा है और गाड़ियां ऊपर से आर पार कर रही हैं। बैल भड़के जरूर, मगर तीन चार चार गाड़ियां। अब बावनदास ठीक बैल के सामने आकर खड़ा होता है। बैल उसे हत्था मारकर गिरा देता है। वो लीक पर लुढ़क जाता है, ठीक पहिए के नीचे। मड़मड़ मड़मड़, बापू माँ। गाड़ी पास, कट कर कट। गाड़ियां पास हो रही हैं, 50 गाड़ियां। आखिरी गाड़ी जब गुजर गई तो हवलदार और राम बुझावन सिंह मिलकर बावन की चित्ती चित्ती लाश, लहू के कीचड़ में लथपथ लाश को उठाकर चलते हैं। नागर नदी के उस पार पाकिस्तान में फेंकना होगा, इधर नहीं, हरगिज नहीं। दुलारचंद कापरा बावन की झोली लेकर उनके पीछे पीछे जाता है। नागर पार करते समय बावन के गले की तुलसी माला नागर की बहती हुई धारा में गिर पड़ती है। सीताराम। 4 बजे भोर को पाकिस्तानी पुलिस ने घाट गश्त लगाते के समय देखा लाश। अरे, ये तो उस पार के बौने की है, यहाँ कैसे आई? ओ, समझ गए। उठाओ जी, हनीफ और जुम्मन ले चलो उस पार। बावन की ठंडी लाश झोली डंडा के साथ फिर उठी। बावन ने 2 आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेग में ही नाप लिया। नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर ने कहा, नदी में ही डाल दो, इसकी झोली को उस पार दरख्त में लटका दो, जल्दी। नागर की धारा हठात कलकला उठी। सिपाही खंजड़ी को पानी में फेंकते हुए कहता है, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते रहो। झनक। मेरीगंज गांव के एकमात्र मालिक, एक छत्र जमींदार तहसीलदार बाबू विश्वनाथ मलिक का खमहार देख लो। राम कृपाल सिंह अपनी बची खुची जमीन फसल सहित तहसीलदार के यहाँ सूद रेहन रखकर तीरथ करने जा रहे हैं। काशी केदार जी जहाँ तक जा सके, तहसीलदार साहब ने कहा है, बाकी रुपया जहाँ से लिखिएगा मनी आर्डर से भेजते रहेंगे। बाकी खजाना, घर खर्चा, जाड़े का कपड़ा, सकलदीप से प्रायश्चित और सत्यनारायण पूजा के लिए खेलावन 200 रुपये मांगने गया। तहसीलदार साहब ने साफ जवाब दे दिया, हाथ में 1 पैसा नहीं है। घर के पिछवाड़े की ज़मीन, जिसमें धान करीब करीब तैयार हो गया था, लिख दी तो 300 रुपये दिए। सब मिलाकर 5000 मन से कम क्या होगा धान इस बार। तंत्रिमा छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली, धनुकधारी छत्री टोली और गहलोत छत्री टोली के जन मजदूरों की हांडी माघ महीने में ही टंग गई है। खमहार में जितना धान हिस्सा होगा उससे चौगुना तो कर्जा है, सब काट लिया जाएगा और इस बार तो लगता है गांव में गुजर नहीं चलेगा। खिलावन यादव 5 हल चलाते थे, इस साल 1 ही हल चलावेंगे। 1 हल अधहरी अर्थात आधा हल पर चलेगा। राम कृपाल सिंह ने तो खेती बाड़ी उठाई ही थी, बुढ़िया को लेकर तीरथ चले गए। शिव शंकर सिंह 2 हल चलावेंगे।
तहसीलदार साहब इस बार ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। बेतार कहता था उसी में सब कुछ होगा, हल, चौकी, बिधा, कोड़कमान, कादो, गोरा, धनकटनी भी। आदमी की क्या ज़रूरत, पानी का पंपू आवेगा। इंद्र भगवान की खुशामद की ज़रूरत नहीं। कमला नदी में पंपू लगा दिया, मिशन स्टार्ट कर दिया और हथिया सूंड अर्थात इंद्रधनुष की तरह सब पानी सोख कर खेत पटा देगा। जब इंद्र भगवान को ही नून नेबू चटा रहे हैं तहसीलदार साहब, तो आदमी उनके हुजूर में क्या है। कटिहार में एक जूट मिल और खुला है, 3 जूट मिल। चलो चलो, 2 रुपया रोज मजदूरी मिलती है, अब गांव में क्या रखा है। कौन हल्ला करता है उधर। अरे कौन रमपियरिया है। रमपियरिया और रमपियरिया की माँ के गले की आवाज़ सुनी जाती है। मठ पर झगड़ा हो रहा है, आज लगता है मारपीट ज़्यादा हुई है। रामदास गुसाई आजकल दिन भर गांजा पीता है, एक ना एक दिन वो भी खून करेगा। साला इन्हीं लोगों के पाप से धरती डलमला रही है, भ्रष्ट कर दिया है। अब वो मठ है, लाल बाग मेला का मीना बाजार हो गया है। 10-10 कोस का लुच्चा लफंगा सब आकर जमा होता है। तहसीलदार साहब आजकल रात में ऊपर के कोठे पर सुमृत दास के साथ कागज पत्तर ठीक करते रहते हैं। किसी किसी दिन सुमृत दास सीढ़ी पर लड़खड़ा कर गिर जाता है। संथालों के घर में चुलाया हुआ महुआ का दारू बड़ा तेज होता है। गंगाई मांझी रोज आधा कंटर दे जाता है। कभी कभी तहसीलदार साहब भी नीचे उतरकर खूब हल्ला करते हैं। कमला की माँ को, कमला को, सेबिया बूढ़ी सबको गोली से उड़ा देने की धमकी देते हैं। एक रात को तो इतना मात गए तहसीलदार साहब कि कमला की माँ डर से छाती पीटने लगी थी। ऐसी खराब खराब गाली जो जिंदगी में कभी एक बार भी उनके मुंह से नहीं सुनी गई। कमला की बंद किवाड़ के सामने आकर जोर जोर से बकने लगे। कमला दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और बोली, बाबा मुझे जो सज़ा देनी हो दो, मगर माँ को गाली मत दो, उनका क्या कसूर है। कमला को देखते ही तहसीलदार साहब का नशा उतर गया, वे ऊपर से भागे। उस दिन से माँ कमला को 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ती है। बिलार को देखकर बच्चे वाली बिल्ली की सतर्क आंखें कैसी तेज हो जाती हैं। कमला की माँ को डर है तहसीलदार साहब किसी दिन कोई कांड करेंगे। 1 सप्ताह पहले शराब में एक दवा मिलाकर दिया उन्होंने, कमला को पिला दो, एकदम खलास हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किया है। उन पर कैसे विश्वास किया जाए, ना जाने कब क्या कर दें। गांव के घर घर में हे भगवान की पुकार मची हुई है। सुबह से शाम तक रात भर धान दबनी कर जो मजदूरी मिलती है, खलिहान पर ही बाकी मोजर हो जाता है। नाई, धोबी और मोची का खन भी नहीं जुड़ेगा इस बार। चलो कटिहार, मिल का भोंपा बजता है रोज, सुनते नहीं, बुला रहा है, आओ हो। तहसीलदार साहब ने खलिहान जोगाने के लिए 3 संथालों को और डेहुई के पहरे के लिए पहाड़िया सिपाहियों को बहाल किया है। 1 नाल बंदूक का लैसन मिला है। चलित्तर कर्मकार जब तक पकड़ाता नहीं है, पैसे वालों को रात में नींद नहीं आएगी। पहरे वालों की बोली भी डरावनी मालूम होती है। आजकल कोठी के जंगल में शाम को ही एक रोशनी जलती है, बहुत तेज, फिर रात में और फिर भोर को। 3 महीने बाद 1948 साल के अप्रैल की एक सुबह। इस इलाके में अखतिया, पटुआ, भदे बोने वाले किसानों को चाहिए कि सूरज उगने से पहले ही खेत को 4 चास कर दें। भरकुआ तारा जगमग कर रहा है। कमला नदी के गड्ढे में उसकी छाया झिलमिला रही है, लगता है नील कमल खिला है। कंधे पर हल लिए मरियल बैलों को हाँकता हुआ जा रहा है बिरंची। कोयरी टोला के सोबरन का 3 बीघा खेत मनकुत्ता पर जोतता है, मगर इस साल टोटा पड़ेगा। उसकी सूरत दिया सलाई के डिबिया में जैसे हलवाई की छापी रहती है, एकदम दुबला पतला काला कलूटा, कमर में बिष्ठी, वैसी ही है। खेलावन अब खुद भैंस चराता है। 3 बजे रात में भैंस जैसा चरती है वो दिन भर में नहीं चरेगी। अब तो उसका अपना रमना मतलब चारागाह भी नहीं है, इसीलिए उसे धत्ता की ओर ले जाता है। खिलावन यादव टोली का मंडर भैंस चलाकर लौट रहा है। आसमान साफ होता जा रहा है। सबके चेहरों पर सुबह का प्रकाश पड़ता है, झमाई हुई ईंट जैसे चेहरे। तहसीलदार साहब का ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर साहब निकले। भट 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 भट। तहसीलदार साहब 2 मंजिले की छत पर खड़े हाथों को पीछे की ओर बांधे टहल रहे हैं। भट 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 भट। छत तलकती है, उसी के ताल पर उनका कलेजा धुकधुका रहा है। कौन आ रहा है, कौन? सेबिया? चुप, धीरे से। क्या?
क्या? तहसीलदार साहब पूछते हैं। वतः नाती बैल्हों। सेविया हंसती है। चुप, जिंदा है या? गुजुर गुजुर हेरे छे। उफ भगवान! तहसीलदार साहब थर थर काँप रहे हैं। कमला नदी के उस पार, अधपके रब्बी की फसल के उस पार, सेमल बाड़ी के जंगल के उस पार आसमान लाल हो रहा है। दक्षिण कोठी के बाग में गुलमोहर की लाल डालियां चमक उठती हैं। ड्योढ़ी के उस पार बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं जाने पावे। इंतजाम हो रहा है, कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। यदि बच्चा जोर से रोए, गला टीप दो, मार डालो। कलीमुद्दीनपुर में नागर नदी के किनारे चोरघट्टा के पास साहुड़ के पेड़ की डाली से लटकती हुई खद्दर की झोली को किसी ने शायद टपा दिया है। कौन लेगा? दुलारचंद कापरा ने 1 महीने के बाद जाकर देखा, झोली तो लटक रही है डाली से। जिला कांग्रेस का कोई भी वर्कर देखते ही पहचान लेगा, बावन दास की झोली है। झोली कापरा ने टपा दी, मगर झोली का फीता अभी भी डाली में झूल रहा है। किसी दुखिया ने इसे चिथरिया पीर, मतलब जिस पेड़ में पीर समझकर चीथड़ा चढ़ाते हैं, समझकर मनौती की है। अपने आंचल का एक खूंट पाड़ कर बांध दिया है। मनोकामना पूरी हो तो नया चिथड़ा चढ़ाऊंगी। बहुत बड़ी आशा और विश्वास के साथ वो गिरह बांध रही है। 2 चीथड़े। पुणिया जेल के सामने बड़ा पुराना वट वृक्ष है। उसके नीचे सूखी हुई पत्तियां हवा में इधर उधर उड़ रही हैं। बट के बंधाए चबूतरे के पास एक युवती खड़ी है, साथ में है प्यारू। खाली देह पर एक पुराना गमछा रखे, सिर्फ जांघिया पहने। एक वार्डर साहब बार बार बारीक से निकलकर युवती को देखते हैं, गीत गाते हैं, तोरी पतरी कमरिया, और एक बार पूछ ही लेते हैं, आप डॉक्टर साहब की वाइफ हैं? युवती ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। वार्डर साहब प्यारू की ओर देखते हैं। प्यारू इस वार्डर को जानता है, बड़ा बेवकूफ़ है, हमेशा खराब खराब बात बोलता रहता है। वो मुंह फेर लेता है। जेल का लौह कपाट झंझना कर खुलता है। युवती के चेहरे पर से प्रतीक्षा की बेचैनी हट जाती है। उसके चेहरे पर हाल ही में जो छोटी छोटी झुर्रियाँ पड़ गई थीं, धीरे धीरे खिल पड़ती हैं। डॉक्टर इस तरह मुस्कुराता, डेग बढ़ता, हाथ में छोटा बैग लिए आ रहा है, मानो लेबोरेटरी से छुट्टी पाकर लौटा है। प्यारू का चेहरा देखने के काबिल हो रहा है। वो अपने अंदर में उठने वाले खुशी के आवेगों को दबाता है, किंतु उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से खुला हुआ है। तुम भी किसी जेल में थी क्या? नहीं बाबा, ऐसी किस्मत लेके नहीं आई। झुको, बाबा विश्वनाथ का प्रसाद है। युवती रुमाल से सूखे बेलपत्तर और फूल निकालकर डॉक्टर प्रशांत के सिर से छुलाती है। तब प्यारू, क्या हाल है? ममता, प्यारू से बातचीत हुई है या नहीं? सुबह से और क्या कर रही हूँ, ममता हंसते हुए कहती है। घोड़ा गाड़ी बुलाइए प्यारी चांद सरकार। प्यारू हंसता लंगड़ाता कचहरी की ओर जाता है। 3 बजे रात में पहुंची पूर्णिया स्टेशन। ज्योति दी तो आजकल यहीं है ना? उनके डेरे पर गई, सुबह उठकर कलेक्टर साहब के बंगले पर गई। दस्ती ऑर्डर हाथ में था तुम्हारी रिलीज़ का। ज्योति दी ने कहा, यदि कलेक्टर साहब टूर पर निकल गए तो फिर देर हो जा सकती है। तो अभी कहाँ चलना है? ममता मुस्कुराती है। तुम मेरीगंज नहीं चलोगी? क्यों नहीं, मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली है। एसपी साहब का चपरासी खत लेकर आया है। एसपी साहब ने डॉक्टर को अपने बंगले पर निमंत्रित किया है। तहसीलदार साहब अब नीचे नहीं उतरते हैं, ऊपर ही रहते हैं। दिन भर ताड़ी पीकर रहते हैं, रात में संथार टोली का महुआ का रस। कभी होश में नहीं रहते। सुमरत दास बेतार से रोज़ पूछते हैं, सोचा उपाय? मेरा मगज भी तो काम नहीं कर रहा है। नहीं काम कर रहा है तो लो एक गिलास, पियो साले। यदि कहीं बोले तो देख लो बंदूक। कमला की माँ दरवाज़ा कभी नहीं खोलती। कुएं की ओर खुलने वाला दरवाज़ा कभी कभी खोलती है। कमरे के अंधकार में एक कोने में एक छोटा सा दीप जल रहा है। कमला की गोदी में उसका शिशु कपड़े में लिपटा सो रहा है। कमला कजरौटी में काजल पार रही है। भट भर्र एक स्टेशन वैगन पूर्णिया मेरीगंज रोड पर भागी जा रही है। चलते समय ममता की नज़र बचाकर प्यारू ने डॉक्टर के हाथ में एक लिफाफा दिया है। आगे ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ प्यारू कभी कभी गर्दन उलटकर पीछे की ओर देखता है। डॉक्टर साहब चिट्ठी पढ़ रहे हैं। कमला की चिट्ठी है, 1 सप्ताह पहले की चिट्ठी। प्राणनाथ, पता नहीं समय पर ये पत्र तुमको मिले या नहीं। देर या सवेर कभी भी मेरी ये चिट्ठी तुम्हें मिल ही जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरे पास दौड़े आओगे। तुम जानते हो अब मुझे डर लगने लगा है। तुम्हारा तुम्हारा कैसे लिखें? माँ कहती है यदि तुम किसी तरह बाबा को लिख दो या मालूम करा दो कि
मेरी होने वाली संतान के तुम पिता हो तो मैं जी जाऊं। विश्वास नहीं करती माँ। बाबूजी अब एकदम पागल हो गए हैं। न जाने कब क्या हो। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला है तुम्हारी किताबों से। लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हुआ हो, कमला विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगलमय होगा। डॉक्टर एक ही सांस में इतना पढ़ गया। इसके बाद उसने ममता की ओर निगाह डाली। रात भर की जगी ममता गाड़ी के हिचकोलों पर मीठी झपकी ले रही है। चोट लग जाएगी। और कितनी दूर? ममता जाग कर पूछती है। और 1 घंटा, प्यारू कहता है। डॉक्टर आगे पढ़ता है। बाबा तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। नहीं नहीं। हैं? ममता पूछती है। क्या है? डॉक्टर ममता के हाथ में पत्र देकर बाहर की ओर देखता है। प्यारू गर्दन उलट उलट कर डॉक्टर साहब की ओर देखता है। ममता आंखें मलते हुए पढ़ती है। प्राणनाथ। किसकी चिट्ठी है? कमला की। ममता पढ़ रही है। डॉक्टर ने एक बार ममता की ओर देखा। ममता की नींद से माती आंखें एक बार चमकती हैं। पत्र शेष करके वो पूछती है। और कितनी दूर? अब और 1 घंटा, कच्चा रास्ता है। और वो गणेश कहाँ है? उसकी तो एक लंबी कहानी है। ब्रह्म समाज मंदिर में उसको रखवा दिया था। न जाने कहाँ से उसके एक चाचा ऊपर हो गए। बहुत बखेड़ा हुआ। जाति धर्म का बवंडर उठाया। मैंने भी कह दिया ले जाओ। उससे बहस सरवाता है। प्यारू कहता है। उसके गांव का आदमी बराबर कचहरी आता है ना। मैंने मेडिकल गजट में तुम्हारी रिपोर्ट दे दी है। एक संक्षिप्त रिपोर्ट है, जंगली जड़ी बूटी और यहाँ के गांवों में प्रचलित टोटके के बारे में। तुम्हारी चिट्ठियों से सॉर्ट करके लिख दिया है। लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया है, रिसर्च असफल होने की घोषणा कर दूंगा। कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता है डॉक्टर। तुमने कम से कम मिट्टी को पहचाना तो है। मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं। डॉक्टर ममता की ओर देखता है। एकटक। ममता बाहर की ओर देख रही है। विशाल मैदान, बंध्या धरती, यही है वो मशहूर मैदान। नेपाल से शुरू होकर गंगा के किनारे तक वीरान धूमिल अंचल। मैदान की सूखी हुई दूबों में चरवाहों ने आग लगा दी है। पंक्तिबद्ध दीपों जैसी लगती है दूर से। तड़बन्ना के ताड़ों की फुनगी पर डूबते हुए सूरज की लाली क्रमशः मटमैली हो रही है। भर भर। सुमृत दास अभी ट्रैक्टर क्यों चला रहा है? कहाँ ले जा रहा है? ड्राइवर से पूछो तो। तहसीलदार साहब 2 मंजिले की छत पर से पुकारते हैं। ट्रैक्टर नहीं, मोटर है, मोटर। मोटर? कौन है? डाकदर। कौन डॉक्टर? सुमृत दास दौड़कर छत पर आता है। अपने डॉक्टर बाबू, साथ में एक जलाना है, प्यारू भी है। तहसीलदार साहब हाथ में बंदूक लेते हैं। सुमृत दास थरथर कांपते हुए कहता है, दुहाई ऐसा काम मत कीजिए। ऐसा काम नहीं करूं? प्यारू पुकारता है। मौसी, ओ मौसी। कौन? प्यारू। माँ दरवाजे की फांक से कहती है। क्या है? डॉक्टर बाबू। हैं हाँ। सौर ग्रह में कमला का नन्हा रोता है। हाँ हाँ। ममता जल्दी से किवाड़ के पास जाकर कहती है, किवाड़ खोलो मौसी, मैं हूँ ममता, खोलो तो पहले। किवाड़ के पल्ले खुल जाते हैं। ममता सौर ग्रह में अंदर चली जाती है। डॉक्टर अकेला चुपचाप खड़ा है। सीढ़ी पर खड़ाऊं की आवाज़ होती है, भारी भरकम आवाज़। कोई जोर जोर से पैर पटक कर चल रहा है। कौन है? डॉक्टर। तहसीलदार साहब चिल्लाते हैं। आइए बैठिए डॉक्टर बाबू। सुब्रत दास मसूड़े निकाल कर हंसता है। आइए। नहीं सुब्रत दास, इससे पूछो कहाँ आया है, किसके यहाँ आया है, क्या करने आया है, क्या लेने आया है, पूछो। सुमृत दास बेतार डॉक्टर के पास आकर कनखी और इशारों से समझाता है। आजकल जरा ज़्यादा ढलने लगी है ना, इसीलिए। सौर ग्रह के दरवाजे की फांक से कमला की माँ कहती है, कमला के बाबू कैसे हो तुम? जमाई को? जमाई को क्या? अपने जमाई को क्यों नहीं कहती? वो मेरा पैर छूकर प्रणाम कहाँ करता है? डॉक्टर तहसीलदार की चरण धूलि लेता है। तहसीलदार साहब अचानक फटकर रो पड़ते हैं। डॉक्टर साहब को बाहों में जकड़ कर रोते हैं। मेरा बेटा बाबू, मेरा बेटा। सुमृत दास बेतार ने रात में ही घर घर खबर पहुंचा दी। कमला की शादी तो पहले ही डॉक्टर बाबू से हो गई थी। तुम लोग तो जानते हो, 5 पंच को जनाकर जब जब शादी की बात पक्की हुई, एक न एक दिन बिगड़ पड़ गया। इसीलिए काशी के पंडितों ने गंधर्व विवाह कराने को कहा। गंधर्व विवाह की बात किसी को मालूम नहीं होने दी जाती है। यदि बच्चा हो तो सबसे पहले बाप उसको देखेगा, तब और लोग।
डॉक्टर बाबू आ गए हैं। अब कल छठी के भोज का निमंत्रण देने आता हूँ तुम लोगों को। कल सुबह से आनंद बधावा बचेगा। ये तो किस्सा कहानी जैसा हो गया, एकदम किसी को पता नहीं। ब्राह्मण टोली के पुरोहित देवानंद झा ने लोगों से कहा, अंग्रेजी फैशन वालों का 7 खून माफ है। जोतकी जी के कानों में बात पड़ी, उन्होंने घृणा से मुंह सिकोड़ लिया। खिलावन यादव ने कहा, पैसा वाला अधर्म भी करेगा तो धर्म ही होगा, लेकिन निमंत्रण अस्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं। सुबह को गांव के चमारों ने आकर नाच नाच कर ढोल बजाना शुरू किया। औरतें झुंड बांध बांध कर सोहर गाती हुई आने लगीं, लेकिन सबके चेहरे पर एक उदासी, एक मनहूस काली रेखा खिंची हुई है, मन में रंग नहीं। तहसीलदार साहब बहुत देर तक अपने कमरे में चुपचाप बैठकर कुछ सोचते हैं, फिर बाहर आकर कहते हैं, सुमृत दास, लोगों से कह दो हर एक परिवार को 5 बीघा के दर से मैं ज़मीन लौटा दूंगा। सांझ पढ़ते पढ़ते मैं सब कागज पत्तर ठीक कर लेता हूँ। और संथाल टोली में जाकर कहो वे लोग भी आकर रसीद लेके जाएं। 1 पैसा सलामी या नजराना कुछ भी नहीं। अरे मैं क्यों दूंगा, दे रहा है नया मालिक, मालिक साहब का हुक्म है, सुनते हो कि नहीं। रो रहा है वो, हुक्म दे रहा है, लौटा दो, दे दो, खिलावन को उसकी ज़मीन का सब धान दे दो। डॉक्टर प्रशांत और ममता की आंखें चार होती हैं। मुँह क्या देखते हो, मुझे पागल समझते हो। ठीक है, पागल क्यों नहीं समझोगे। योगेश्वर कृष्ण ने अपनी सारी विद्या बुद्धि लगाकर कोशिश की, मगर दुर्योधन ने साफ कह दिया, सुई की नोक पर जितनी मिट्टी चढ़ती है उतनी भी नहीं दूंगा। जमीन, धरती, 1 इंच जमीन के लिए हाई कोर्ट तक मुकदमा लड़ते हैं लोग, और मैं 700 बीघे जमीन दे रहा हूँ। पागल तो तुम लोग हो। अरे ये ज़मीन तो उन्हीं किसानों की है, नीलाम की हुई, जब्त की हुई, उन्हें वापस दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ ऐलान कर दो, मालिक का हुक्म है। कुमार नीलोत्पल की आज बरही है। हाँ, ममता ने कमला के पुत्र का नाम दिया है कुमार नीलोत्पल। डॉक्टर ने आज पहली बार अपने पुत्र को गोद में लिया और देखा है, दुबला पतला पीले रंग का रक्त मांस का पिंड। ममता कहती है पटना ले चलो, 1 महीने में ही तुम्हारा बेटा लाल हो जाएगा। डॉक्टर ने सैकड़ों डिलीवरी केस किए हैं, किंतु कुमार नीलोत्पल। कमला का पीला चेहरा लाज से लाल हो गया था। डॉक्टर की गोद में शिशु को देते वक्त उसकी बड़ी बड़ी आंखों की पलकें झुकी हुई थीं। सुबह हो रही है। बगल के कमरे में तहसीलदार साहब खर्राटे ले रहे हैं। डॉक्टर उठकर खिड़कियां खोल देता है। मटमैली अंधियारी में कोठी का बाग ठिठका हुआ किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। गुलमोहर, अमलतास और योजन गंधा की नई कलियां मुस्कुराने को तैयार हैं। प्रशांत, ममता मुस्कुराती हुई कमरे में प्रवेश करती है, सुबह को हौले हौले बहने वाली हवा जैसी। सद्य स्नाता ममता के भीगे बिखरे केश गुच्छ को डॉक्टर छू लेता है। अरे धत, औरतों का भीगा केश नहीं छूना चाहिए, दोष होता है। पूछती हूँ चाय पियोगे। कुमार साहब का दूध गर्म हो रहा है, लगता है रात भर जगते रहे हों। कुल्ली कर लो, मैं चाय ले आती हूँ। ममता मुस्कुराती हुई चली जाती है। बेचारी ममता की जिंदगी का एकमात्र विलास चाय। शीला कहती थी, एक बार ममता दी चाय पीने का बहाना ढूंढती रहती हैं, दिन भर में 10-15 प्याली। चाय की प्याली प्रशांत के हाथ में देते हुए ममता पूछती है, पड़ गए महात्मा जी की आखिरी लालसा। मैं तो कहती हूँ ये वो महाप्रकाश है जिसकी रोशनी में दुनिया निर्भय हजारों बरस का सफ़र तय कर सकती है। ममता, मैं फिर से काम शुरू करूँगा, यहीं इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। मैं साधना करूँगा, ग्राम वासनी भारत माता के मैले आंचल तले। कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए होंठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं। ममता हंसती है। मन करता है किसी को आंचल पसार कर आशीर्वाद दूं, तुम सफल हो। मन करता है किसी कर्मयोगी के बड़े हुए चरणों की धूल लेकर कहूं। कहकर ममता प्रशांत के पैरों की ओर हाथ बढ़ाती है। ममता, ममता दी लोहे से दूध फेंकता है। कमला अपने शिशु को गोदी में लेकर हंसती हुई आती है। दो, कैसे फेंकता है, कैसे पिलाती हो, बोतल दो। ममता आलती पालती मारकर बैठ जाती है और बच्चे को गोद में ले लेती है। तुमने टैबलेट खा लिया कमला? खा लो। कमला पूछती है, प्यारू भी पटना चलेगा? हाँ, ममता संक्षिप्त उत्तर देती है। आए, नीलू रोता है। ना ना, पी लो बाबू, राजा, सोना, मानिक। नीलू रो मत,
अब रोने की क्या बात है प्यारे, ममता हंसती है। कलीमुद्दीनपुर घाट पर चिथरिया पीर में किसी ने मानत करके एक चीथड़ा और लटका दिया। श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित उपन्यास मैला आंचल समाप्त।